हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में 10 टॉपिक पर बात करेंगे। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वर्ष 2027 से डीजल वाहनों पर बैन लगाने की सिफारिश किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने केंद्र सरकार से की है? यहाँ पर डीजल वाहन का मतलब है 4 पहिया वाहन की बात हो रही है। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या? तरुण कपूर। वो कौन है? पेट्रोलियम मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, बड़ी तैयारी चल रही है केंद्र सरकार के अंदर में। हालांकि ये जो रिपोर्ट है ना, वो तरुण कपूर ने उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने फरवरी 2023 में ही रिपोर्ट सौंप दी थी केंद्र सरकार को, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को। सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया इसके बारे में कि हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं, लेकिन न्यूज़ में जो बताया गया है कि इस पर काफ़ी गंभीरता से अंदर सरकार के अंदर में विचार हो रहा है। रिपोर्ट में क्या है एक बार देखते हैं। तो रिपोर्ट में यही है कि 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले 4 पहिया वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए और इन वाहनों को इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले जो वाहन है उसमें बदलना चाहिए। इन शहरों में अगले ही साल से मतलब 2024 से ही केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही रजिस्ट्रेशन हो, ऐसा सुझाव दिया गया है। एक महत्वपूर्ण बात है, मतलब कि डीजल वाले और पेट्रोल वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन न हो, ऐसा सुझाव है केंद्र सरकार को। और क्या बात है, 2035 तक इंटरनल कंबशन इंजन वाले जो बाइक और स्कूटर और तिपहिया हैं, यानी पेट्रोल से चलने वाले जो तिपहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, स्कूटर, ये सब जो हैं उसको हटाया जाए 2035 तक। अलग अलग स्टेज में इसको हटाया जाए। और क्या बात है, 10 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में कोई भी डीजल सिटी बसें नहीं होनी चाहिए अगले 10 वर्षों के अंदर में। अब सवाल है कि क्यों आया ये सुझाव? दरअसल ये सुझाव और ये कदम जो है भारत को 2070 तक अपने जो कार्बन शून्य उत्सर्जन जो करना है, नेट ज़ीरो उत्सर्जन करना है, उस कदम को प्राप्त करने में ये मदद करेगा। नेट ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि कार्बन न्यूट्रल। उसका मतलब ये होता है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि नहीं करना, उतना ही करना जितना सोख लिया जाए, ओके, पर्यावरण के द्वारा, एक्स्ट्रा कोई कार्बन एमिशन ना हो। तो सरकार ने 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से देश की ऊर्जा का 50% प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखा हुआ है। तो उसी लक्ष्य के तहत ये कमेटी बनाई गई थी कि कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन कम कैसे किया जाए, ये लक्ष्य रखा गया था। 2030 तक इतना कम किया जाए, यानी 1 अरब टन कम कर दिया जाए कार्बन उत्सर्जन, और 2070 तक नेट ज़ीरो हो जाए हम लोग। मतलब कि वो कार्बन का उत्सर्जन हम इतना ही करें जितना कि हमारे पर्यावरण में सोखने की क्षमता है। तो उसी को देखते हुए और प्राकृतिक गैस का उपयोग करने, इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज़ ज़्यादा करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। ओके, महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भारत जो है ना, वो चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है, सबसे ज़्यादा उत्सर्जक चौथा है। और हालांकि अगर हम बात करेंगे आबादी के मामले में, तो उसमें उसकी तुलना में कमी है। जितनी आबादी अमेरिका, चीन और उसमें जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उसकी तुलना में इंडिया में कमी हो रहा है। भारत ने 2019 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या पर 1.9 टन CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है। उसी वर्ष अमेरिका ने 15.5 टन और रूस ने 12.5 टन उत्सर्जन किया। ठीक है, तो मतलब यही है कि हम कार्बन उत्सर्जन तो तमाम डेवलप्ड कंट्री की तुलना में हम कम ही कर रहे हैं, लेकिन और भी कम करना है, और उसके लिए सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है। फिलहाल कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है कि डीजल वाहनों पर 4 व्हीलर पर कम से कम बैन लगा दिया जाए। कब तक? 2027 तक। और ये रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी की आई है? तरुण कपूर। महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, अगर बात हो गई कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है,
तो वो हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन, देश का ऐसा पहला सैन्य छावनी बोर्ड यानी कंटोनमेंट बोर्ड जिसे केंद्र सरकार ने भंग करके मिलिट्री स्टेशन बना दिया है। आंसर होगा इसका योल छावनी। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है ये। तो रक्षा मंत्रालय ने योल छावनी को भंग कर दिया है, वहाँ मिलिट्री स्टेशन बदलने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। और छावनी बोर्ड में जो ऐसे सिविलियन इलाके थे वो सब नगर निगम को देने का फैसला कर दिया गया है। मतलब कि अब मिलिट्री किसी भी सिविलियन एरिया में वहाँ पर कोई प्रशासनिक काम ना करे, अपना मिलिट्री का काम है तो अपने मिलिट्री स्टेशन में करें। ठीक है, तो ये किया गया है। और अगर बात हो कि भारत में टोटल कितने मिलिट्री स्टेशन हैं तो 58 हैं अभी तक, और एक और ये नया अब जुड़ गया है। तो हिमाचल प्रदेश में ये हुआ है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। राजधानी है शिमला। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे से रिलेटेड, और हाँ हिमाचल प्रदेश कहाँ है मैप में ये आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन इससे से रिलेटेड है, देश में कितने सैन्य छावनी बोर्ड यानी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं जिन्हें भंग करके, डिसॉल्व करके मिलिट्री स्टेशन बनाने और नागरिक क्षेत्रों को नगर निगम को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? आंसर का 62। ठीक है, उसमें से एक तो हो ही गया है, जो हिमाचल प्रदेश वाला मैंने इससे पहले जो बताया उसका नाम क्या था? हिमाचल प्रदेश वाले का जो सैन्य छावनी है, योल छावनी। ठीक है, योल कैंटोनमेंट बोर्ड को। तो यहाँ पर क्या है कि न्यूज़ देख लीजिए आप, द हिंदू के बिजनेस स्टैंडर्ड में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने इसकी प्रक्रिया शुरू की है। जो 62 देश में कैंटोनमेंट बोर्ड है उसको डिसॉल्व किया जाएगा बेहतर मैनेजमेंट के लिए। तो 27 अप्रैल को ही सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि उसके बाद में ये मई में ये सब न्यूज़ सामने आई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैंटोनमेंट बोर्ड को भंग किया जाएगा, उसकी जगह मिलिट्री स्टेशन बनाए जाएंगे और सिविलियन इलाके को पास के नगर निगम में शामिल कर दिया जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो है ना वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित योल छावनी से शुरू हो चुकी है। ओके, अब सवाल ये है कि कैंटोनमेंट बोर्ड होता क्या है? कैंटोनमेंट जो है ना वो बहुत बड़े इलाके में फैला होता है। इसमें सेना, आम लोग दोनों रहते हैं और सारा का सारा कंट्रोल जो है ना वो सेना के पास में होता है। अगर आप किसी बड़े शहर में होंगे जहाँ पर छावनी होगी यानी कैंटोनमेंट बोर्ड होगा तो आपने देखा होगा, और इसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहता है। उस इलाके में जो प्रशासनिक रूप से एक अपना ही उसका एक नगर निगम मान सकते हैं आप, ये नगर पालिका मान सकते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड को। और इसके अध्यक्ष का पद जो है ना वो सैन्य अधिकारी के पास होता है। उपाध्यक्ष का पद सिविलियन के पास होता है जो कि चुन के आते हैं। और अक्सर इन इलाकों में सेना और सिविलियन के बीच में आमतौर पर यही देखा जाता है कि विवाद होता रहता है और राज्य सरकारों की योजनाओं का बहुत सारा लाभ इन लोगों को भी नहीं मिल पाता है। तो सरकार अब बड़ा बदलाव करने जा रही है। देश में टोटल जो है ना 62 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं जिनको भंग किया जाएगा और इनको पास के जो जितने भी सिविलियन एरिया हैं उसको पास के नगर निगम में उसको मिला दिया जाएगा। और कैंटोनमेंट बोर्ड में जो पूरा मिलिट्री एरिया है जो पूरी तरीके से जिसमें सेना के आवास और सेना की एक्टिविटी होती है उसको मिलिट्री स्टेशन बना दिया जाना है। ठीक है, तो ये किया जाना है, ये सरकार के द्वारा एक बदलाव किया जा रहा है। दरअसल ये कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह है ना वो अंग्रेज़ों के समय में शुरू हुआ था, उसका अगर हम इतिहास देखेंगे तो। और देश में 19 राज्यों में कुल 62 कैंटोनमेंट एरिया हैं और ये 1.61 लाख एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। तो मतलब बहुत बड़ा ज़मीन का जो हिस्सा है वो नगर निगम को सौंप दिया जाएगा बेहतर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, कई बार आप सुनते होंगे कि ज़मीन घोटाला हो गया, सेना की ज़मीन का कुछ हो गया, घोटाला हो गया, तो उस तरह के मामले भी आते हैं। तो ये है कि अब कैंटोनमेंट बोर्ड को भंग कर दिया जाए, एक बड़ा सरकार का ये कदम है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े मैंने बताए वो सब महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली का PDF फ्री होता है और आप सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है वहाँ पर लॉगिन करके डेली का मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं।
और हाँ, अगर आप 1 ईयर का मेंबरशिप लेते हैं, इसमें पिछले 1 साल और अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और लगातार हिंदी और इंग्लिश दोनों में अभी मार्च से अवेलेबल होने लगा है जो तमाम PDF हैं वो। और इसके अलावा ये देख रहे हैं आप, तमाम जो मॉक टेस्ट हैं वो अवेलेबल है। बहुत मामूली सी रकम है 1 ईयर की मेंबरशिप के साथ, चाहे कोई भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ हैं तमाम तरह के एग्जामिनेशन के। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ पर स्थापित हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री ने किया है? आंसर होगा इसका चंडीगढ़। ठीक है, तो न्यूज़ देख रहे हैं आप, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया 8 मई को। और ये हेरिटेज सेंटर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में है। ठीक है, चंडीगढ़ प्रशासन और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक समझौता हुआ था, पिछले साल ही MOU साइन हुआ था, उसके तहत ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर है। इसमें तमाम जो भी युद्ध हुए हैं उसमें इंडियन एयरफोर्स की जो भूमिका रही है उसको इसमें दर्शाया गया है। जैसे पुराने विमान पे राजनाथ सिंह ये बैठे हैं, ओके, और बगल में इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर मार्शल VR चौधरी, वो भी दिख रहे हैं आपको। तो इसमें तमाम जो युद्ध हुए हैं, भारत का जो शौर्य है इंडियन एयरफोर्स का, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वर्चुअल रियलिटी भी है कि आप विमान उड़ा सकते हैं इस तरीके से, तो ये सब है वहाँ। और कौन कौन से युद्ध के बारे में वहाँ डिटेल है और उससे रिलेटेड सबूत और बहुत सारे जो फोटोग्राफ, वीडियोस और हथियार वो सब प्रदर्शित किए गए हैं। 1965, 1971 और करगिल युद्ध, बालाकोट हवाई हमले, इन सब को भी वहाँ पर दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, टेलीकॉम लाइसेंस पाने वाली चौथी प्राइवेट कंपनी कौन बन गई है? देखिए, अभी तक 3 कंपनियाँ थी प्राइवेट कंपनियाँ। कौन कौन थी? एक तो है एयरटेल, दूसरा जियो और तीसरा VI वोडाफोन आइडिया। तो 3 कंपनी थी और अब ये चौथी कंपनी आ गई है। उसका नाम क्या है? आंसर होगा जूम। जूम वीडियो कम्युनिकेशन यानी ZVC, उसको दूरसंचार विभाग ने एकीकृत लाइसेंस दिया है। तो देश भर के टेलीकॉम से संबंधित लाइसेंस उसको मिल गया है और इसे कहते हैं NLD यानी नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस ILD। तो ये इसको लाइसेंस मिल गया और इसी के साथ ये जियो, एयरटेल और VI के बाद चौथी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ये बन रही है। ठीक है, जूम के बारे में आप जानते होंगे। जूम जो है वो अभी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनी वेबसाइट और ऐप के जरिए सुविधाएं देती रही हैं और अब इसको टेलीकॉम लाइसेंस मिल गया है। तो हो सकता है आगे इसकी प्लानिंग हो कि यहाँ पर इंडिया में वो टेलीफोन से रिलेटेड कुछ काम करे, मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड काम करे, या ये भी हो सकता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कनेक्ट कर दे फ़ोन के नंबर से, ताकि अगर कोई बात करना चाह रहा है तो उसी से कनेक्टेड हो जाए ऐप के थ्रू और किसी और को कॉल भी हो सके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जूम जो है ना वो अमेरिकी कंपनी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? आंसर होगा इसका झारखंड। झारखंड ने अपने राज्य में पहली बार इस सर्विस को शुरू किया है और वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया, एयर एम्बुलेंस। और एक ख़ास बात है कि 7 लोकेशन से ये एयर एम्बुलेंस संचालित होगी। कौन कौन से हैं? रांची तो है ये राजधानी, साथ में देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, दुमका, धनबाद और गिरिडीह। तो इतने सारे जगहों से एयर एम्बुलेंस का संचालन होगा। इसमें क्या होगा? आपात स्थिति में गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे शहर के अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकेगा, वहाँ पर ले जाया जा सकेगा। और ख़ास बात है इसमें कि चीफ मिनिस्टर सोरेन जो उनका ये कहना है कि ये सर्विस आम लोगों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। जिनके पास पैसे नहीं है, अगर उनको ज़रूरत है तो उन्हें भी एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हेल्थ सर्विसेज मुहैया कराए जाने की मंशा सरकार की है। ठीक है, और सरकार जगह जगह पर हेलीपैड सड़कों के किनारे बनाने की का ऐलान कर चुकी है, ताकि अगर कोई दुर्घटना होती है, कुछ होता है तो उसको वक्त पे
अस्पताल में पहुंचाया जा सके। तो बात हो रही झारखंड की, वहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला हुआ है सरकार के द्वारा और वो चालू हो चुका है एयर एम्बुलेंस। राजधानी है रांची, चीफ मिनिस्टर तो हेमंत सोरेन हैं ही और गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन वहाँ के। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 ये आयोजित हो रहा है 2023 में, तो इसके शुभंकर का नाम बताएं, क्या है शुभंकर? आंसर होगा इसका जीतू बारासिंघा। ठीक है, जीतू बारासिंघा, ये आपको ध्यान में रखना है। बारासिंघा जो है ना वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। तो ये है मास्कट, आप देख रहे हैं फोटोग्राफ में, यानी शुभंकर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी यूनिवर्सिटी के जो तमाम खिलाड़ी हैं वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। कब से कब तक होगा? तो 25 मई से लेकर 3 जून 2023 तक आयोजन होगा। ओके, तो इसके आयोजन से पहले ही ये एक इवेंट किया गया, उसमें मस्कट को सार्वजनिक किया गया, शुभंकर को सार्वजनिक किया गया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जीतू बारासिंघा, लोगो, मशाल और गान को लॉन्च किया। ठीक है, तो ये लखनऊ में इस गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी होगी यानी उद्घाटन होगा और क्लोजिंग सेरेमनी वाराणसी में होगा। इसके अलावा दिल्ली में भी एक कार्यक्रम होगा, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में निशानेबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। नोएडा में कबड्डी होगा और राज्य के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रतियोगिताएं भी होंगी। और इस यूनिवर्सिटी गेम्स में अंडर 27 के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, यानी जिनका एज 27 के अंडर में है वही। और इसमें देश भर के लगभग 4000 एथलीट सहित 7500 लोग हिस्सा लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जो कि 2023 में होना है, तो उसका गान यानी सॉन्ग का शीर्षक क्या है? आंसर होगा खेलो इंडिया हर दिल में देश। इस गीत को किसने गाया है और लिखा है? तो पलाश सेन ने। ठीक है, पलाश सेन। अगला क्वेश्चन, नौसेना ने युद्धपोत INS मगर को 6 मई 2023 को डीकमीशन किया यानी सेवा मुक्त कर दिया। तो किस क्लास का युद्धपोत है, किस कैटेगरी का युद्धपोत है? आंसर होगा मगर क्लास का। ठीक है, तो ये मगर क्लास का पहला युद्धपोत था, इसलिए इसका नाम INS मगर रखा हुआ था। और फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, तो ये है INS मगर और इसे 36 ईयर की सर्विस के बाद डीकमीशन कर दिया गया है। ठीक है, और कहाँ पर डीकमीशन किया गया? तो नौसेना बेस कोची है, वहाँ पर ये आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना दिवस कब है, कब मनाया जाता है, या कहें राइजिंग डे? आंसर का इसका 7 मई को। ठीक है, देश भर में जो तमाम जो टुकड़ियाँ हैं BRO की, तो इस बार 2023 में 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ओके, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी भूमिका होती है इसकी। बॉर्डर इलाके में रोड को बनाना, रोड को संरक्षित रखना ताकि सेना बॉर्डर इलाके तक पहुंच सके, उसके लिए बड़ी भूमिका होती है इसकी। ठीक है, और ये तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ भी ख़ासतौर पर चीन और पाकिस्तान के जिससे सटी हुई सीमा है, वहाँ पर जो रोड का काम चल रहा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सब कल मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। डेली वीडियो आ रहा है, तो आप देखते रहिए, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही काम आएगा। ओके, बाय।